अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब चानियो। आज जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो इंतहाई सीरियस हसास है, और इस बात को अगर कुछ दोस्त समझें तो बहुत बड़ी बात, न समझे तो फिर आने वाले दिनों में जो शायद नतायज आएंगे उसमें फिर वो उनको बड़ा पछतावा होगा कि उन्होंने इस बात को क्यों नहीं समझा। बाद लोग इस वक्त हमारे मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। वो जो कमज़ोर करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा मैं बांग्लादेश लेकर जाना चाहता हूँ। बांग्लादेश में जिन लोगों ने शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ ये पूरी तहरीक चलाई और बड़े जश्न मना रहे थे, आज वो पछता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसकी जगह जो आए हैं वो उससे बेहतर नहीं है। ये कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको मिस्र लेके जा रहा हूँ। मिस्र में क्या हुआ? मिस्र में जो वहाँ पर हुकूमत थी, मानते हैं 50 साल थी, डिक्टेटर थी, कुछ भी थी, लेकिन वो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत तो कर रही थी। उनके होते हुए इसराइल को जुर्रत नहीं थी कि इसराइल उनके जो है पहाड़ों में दाखिल हो जाए और उनकी सरजमीन पर कब्ज़ा करे। नतीजा क्या निकला? जो लोग ये उस हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे थे वो आज पछता रहे हैं, क्योंकि आज वहाँ लूट मार है। वहाँ पर जो है वो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, वहाँ औरतों की इज़्ज़त महफूज नहीं है। वहाँ पर जो है ऐसा माहौल है, जंगल का कानून है वहाँ पर, और इसके नतीजे में इसराइल अपने मकासद को हासिल कर रहा है। वहाँ पर इसराइल ने फौरी तौर पर जैसे ही पहली हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो उन्होंने उस मकाम पर मिसाइल अटैक किया जहाँ पर उनका मिसाइल पड़े हुए थे, जो कि दिफा के लिए बहुत बड़े ज़्यादा काम आते हैं, आपको पता है। और उसके बाद उसने वहाँ के पासपोर्ट ऑफिस पर हमला किया ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो बाज़त तरीके से पासपोर्ट के ज़रिए मुल्क से बाहर ना निकल सके। रिफ्यूजीज़ के यानी महाजरीन के तौर पर तो जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, लेकिन इस तरह ना जाए जिस तरह हम जाते हैं किसी मुल्क में। तो सूरत हाल ऐसी है कि इस सूरत हाल में उन लोगों को समझना चाहिए। आज इराकियों से पूछे कि सद्दाम हुसैन से पहले वो किस तरह थे, और आज सद्दाम हुसैन के मारे जाने के बाद वो अब तक बहाल नहीं हुए जो इराक सद्दाम हुसैन के तौर पर था। वो डिक्टेटर था या क्या था, ये बात अपनी जगह है, हम अपने मामलात खुद देखेंगे। उसके बाद लबनान के आपको पता है कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। लिबिया, जहाँ कर्नल कज़ाफ़ी को उन्होंने मार दिया। अब कर्नल कज़ाफ़ी का मुल्क लिबिया पहले क्या था, कितना बावकार था, और अब लिबिया क्या है, ज़रा देखिए जाकर वहाँ पे। तो जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को या ताकत जो पाकिस्तान के लिए सख्त बने हुए हैं, जिनकी वजह से हमारे पड़ोसी मुल्कों को अभी तक ये ज़रूरत नहीं हुई कि वो हमारे पास आ जाए। हमारा जो दिफाई निज़ाम इतना मजबूत है माशाल्लाह कि जिसकी वजह से उनको जो है वो ज़रूरत नहीं होती। आपको मैं एक बात बताऊं कि इसराइल पाकिस्तान से क्यों डरता है। इसराइल जो है दुनिया में सिर्फ दो मुल्कों से डरता है, एक पाकिस्तान से और एक ईरान से। ईरान उसको आंखें दिखाता रहता है, पाकिस्तान से वो अभी तक उसने उस तरह का रवैया अख्तियार नहीं किया कि पाकिस्तान मजबूरन उसको जवाब दे, लेकिन पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की उसकी प्लानिंग जारी है। और आप मुझे इस बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, सब आप समझदार समझ सकते हैं। आम तौर पर यह कहावत है हमारे यहाँ कि अगर आप ख़ुद बहादुर नहीं हो तो बहादुर के पड़ोस में जाकर रहो, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये जिस जगह रहता है वो बहादुरों के पड़ोस में रहता है। तो पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो बहुत बड़ा बहादुर है, और पाकिस्तान का एटमी निज़ाम बहुत बड़ा बहादुर है। और इस बहादुरी के नतीजे में हमें हमारे जो दुश्मन मुल्क है वो हम पर मेली आग तो रखते हैं, लेकिन वो हमें अटैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा दिफाई निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरी बात ये कि एक कहावत एक और भी है कि अगर आप किसी बदमाश के इलाके में रहते हैं तो दूसरा बदमाश आने से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि ऑलरेडी उस इलाके में एक बड़ा बदमाश और रहता है। हम ज़रूरत हमें पता है कि भारत हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, या जो लोग इस इंतज़ार में हैं कि एक तरफ भारत से लोग आए, एक तरफ KPK से लोग आए, एक तरफ बलूचिस्तान से लोग आए और हमलावर हों और इस मुल्क में अनारकी फैले, तो उनको मैं ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा पछताओगे। मुल्क है तो हम हैं, वरना हमारा हाल जो है ना वो मिस्र जैसा हो जाएगा, इराक जैसा हो जाएगा, लिबिया जैसा हो जाएगा, अफ़गानिस्तान आप ख़ुद देख रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के जो है मैं अर्ज़ कर रहा हूँ
کہ ملک پہلے ہونا چاہیے, ملک کا دفاع پہنا ہونا چاہیے, پہلے ہونا چاہیے. ملک ہوگا تو ہم ہوں گے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے. ہم اپنے معاملات خود حل کر لیں گے, سیاسی معاملات ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن اس انتظار میں نہ ہو کہ ہمارے ان اندرونی معاملات کی وجہ سے کوئی ہم پر حملہ آور ہو. اللہ نہ کرے ایسا ہو. ہم ایک بہت سارے مشکلات کے باوجود, بہت ساری زبردست خامیوں کے باوجود ایک زبردست ملک کے طور پر, زبردست دفاعی ملک کے طور پر دنیا میں جانے جاتے ہیں, اور یہی دفاع ہماری بقا ہے. لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا حافظ.